ऑलराइट। तो मैं आप लोगों को दो सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। आई एम तरुण महाजन। नाम तो सुना होगा। नहीं, कोई बात नहीं, आज सुन लो। सो आई एम ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे कि आप सीए बनने जा रहे हो, मैं आपसे थोड़ा पहले बन चुका हूँ। और दो सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक कंपनी लॉ में आपको पढ़ाऊंगा, और दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई एम गोइंग टू टीच यू। तो अभी हम थोड़ी शुरुआत फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ करते हैं, और फिर जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा हम इन दोनों सब्जेक्ट को स्विच करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। मेरे बारे में आप बाद में जान लेना, आपके बारे में भी मैं बाद में जान लूंगा। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑलराइट। कॉपी लाए हो ना आज कुछ? ओके। कोई एफएम की कॉपी अलग बना लेना, आज तो ऐसे ही किसी भी कॉपी में लिख लो तो चलेगा। बट अदरवाइज आई नीड अ सेपरेट कॉपी। अब कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर कितनी मोटी कॉपी बनाएं, कितने पेजेस वाली। यार, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा पेजेस की कॉपी नहीं बनानी चाहिए। उसके दो नुकसान होते हैं। एक तो रोज उठा के लानी पड़ती। थोड़ी कम थिकनेस वाली कॉपी होगी तो कम वजन उठा करके आपको लाना पड़ेगा। फायदा नंबर एक। और फायदा नंबर दो ये है कि छोटी कॉपियां बनाओगे, पतली कॉपियां बनाओगे तो दो बन जाएगी। हो सकता है तीन बन जाए, अगर एक गुम गई तो कम से कम दूसरी तो होगी ना आपके पास में। और वो एक जो मोटी वाली बनाई है वो लास्ट में जाकर के गुम गई तो सड़क पे आ जाओगे एकदम से। राइट। बाकी फिर आपकी इच्छा है, इसमें मुझसे पूछने जैसी कोई बात नहीं है। ओके। चलिए जी, तो एक सेपरेट कॉपी चाहिए अपने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट को लेकर के। ये जो सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, इंस्टीट्यूट को थोड़ा कम पसंद है ये सब्जेक्ट। इसलिए उन्होंने सिर्फ 85 नंबर के लिए सब्जेक्ट यहां पर रखा है, जबकि इसकी इंपॉर्टेंस जो आपकी लाइफ में है वो 100-200 नंबर जितनी है। वंस यू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अभी तो आपने सोचा नहीं होगा कि आप सीए बन के क्या करोगे। सोचा है क्या किसी ने? एनीबडी? कोई सोच के बैठा है कि मैं सीए बन जाऊंगा फिर मैं ये करूंगा करियर में? मतलब बाकी तो शादी करूंगा, हाँ वो ठीक है। बट ओके। कितने लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो जॉब ही करेंगे? कितने लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो प्रैक्टिस ही करेंगे? ओके। कौन से एरिया में प्रैक्टिस करेंगे, मतलब क्या काम करेंगे प्रैक्टिस में, ऐसा कुछ सोचा है क्या? नहीं ना? मुझे पता है मेजोरिटी ऑफ द पीपल डोंट थिंक अबाउट इट, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद एक प्राइमरी टास्क लोगों को लगता है कि भाई तुम सीए हो तो तुम ऑडिट करोगे। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना करके रेडी कर देंगे, ये लो बैलेंस शीट, पी एंड एल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वाउचर, जर्नल, और चलो इसको चेक करो, टिक मारो इसके ऊपर और बताओ कि ये सब सही है या गलत है। ये एक प्राइमरी टास्क है ना। तो ऑडिटिंग एक करियर है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी। दूसरी करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास है टैक्सेशन। यानी कि आप लोगों को इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी दें कि देख मैं बताता हूं, इस तरह से काम कर तो इनकम टैक्स बचेगा। उसका कंप्लायंस मैं करवा के दूंगा जो रिटर्न्स फाइल करने हैं। फिर तीसरा, टैक्सेशन के अंदर ही एक दूसरा पॉइंट आता है, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कंसल्टिंग की सर्विस आप दे सकते हो अपने क्लाइंट्स को। ऑडिटिंग और टैक्सेशन ये तो वर्षों पुराने करियर हैं। मतलब जब से सीए प्रोफेशन चल रहा है तब से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये दो काम तो करते ही आ रहे हैं। फिर जो तीसरी अपॉर्चुनिटी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास में है वो है फाइनेंस। आप चाहे जॉब करें, आप चाहे प्रैक्टिस करें, आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। एज एन ऑडिटर जो आपकी सैलरी है ना, वो 10 लाख से चालू होके 5 साल में 20 लाख हो जाएगी, और क्या होगा। बट एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट 10 से चालू करोगे तो 5 साल में 50 पे पहुंच जाओगे। फाइनेंस का जो फील्ड है वो बड़ा एक्साइटिंग फील्ड है। उसके लिए आपके पास बहुत कोई साइंग पावर होने की भी जरूरत नहीं है, बस अपना दिमाग चला सको। और किसी के 100 रुपए बचा दो तो 10 रुपए तो वो आपको बड़े आराम से दे देगा। मतलब इसमें जो कमाई है वो प्रोपोर्शन में चल सकती है। ऑडिटिंग की कमाई बैलेंस शीट की साइज पर डिपेंड नहीं करती है बहुत ज्यादा, कि हमने 2,000 करोड़ की बैलेंस शीट ऑडिट करी तो तुमको कोई फीस थोड़ी 5 करोड़ रुपए दे देंगे, वो कम ही मिलेगी। लेकिन फाइनेंस में तो जैसे आप प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम करते हो,
कि आपने क्लाइंट को बोला कि मेरे साथ बैंक चल, मैं तुझे लोन दिलवाता हूं, तो 100 करोड़ का लोन दिला दिया तो 1-2 करोड़ रुपए फीस दे देगा वो आपको। इट्स समथिंग लाइक दैट। तो बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज होती है। इस सब्जेक्ट का बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। हालांकि इसको जो मार्क्स दिए गए हैं इंटरमीडिएट में वो कम है, सिर्फ 50 नंबर हैं, जबकि इसकी हैसियत 100-200 नंबर की है। फिर सीए फाइनल में फिर एफएम आता है, वो 100 मार्क्स का उन्होंने वहां रखा है। वहां तब भी ठीक है कि 600 नंबर में से 100 नंबर फिर भी एफएम के रखे गए, वो फिर भी थोड़ा सा सम्मानजनक है। यहां तो ऐसे ही कर दिया, बेचारा सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है जबकि। तो चलिए कुछ लाइनें लिखे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कीप पार्टिसिपेटिंग यार। एक ही बच्चे ने जवाब दिया था मेरे क्वेश्चन का, बस आदित्य ने। ओके, तो लिखते हैं हम। मैं भी लिखता हूं आपके साथ ताकि आपको थोड़ी आसानी रहेगी लिखने में। जस्ट अ मिनट। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो आप लिखें, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ मनी। लाइफ में हर उस चीज का मैनेजमेंट करना पड़ता है जो आपके पास हो, और खास तौर से कम हो। जैसे टाइम, जब एग्जाम आ रही होती है तो टाइम होता है पर कम होता है, तब आप क्या करते हो? टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे अपनी शेड्यूल प्लानिंग करूं जिससे कि मेरा टाइम कम वेस्ट हो और बेस्ट यूटिलाइजेशन टाइम का कर सकूं। जिन देशों में, जिन स्टेट्स में रेनफॉल कम होती है, वो लोग करते हैं ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। पानी है मगर कम है, तो क्या करना पड़ता है? उसको मैनेज करना पड़ता है। रिलेशंस अभी हैं आपके, डोंट वरी, मतलब मम्मी पापा वो तो हैं ही, पर वो बेचारे मैनेज कर रहे हैं आपके साथ। व्हेन यू विल हैव योर ओन रिलेशंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिलेशनशिप का मैनेजमेंट। जो भी चीज हो, कम हो, तो क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट। तो अगर आपके पास पैसा हो, मुझे पता है फिलहाल नहीं है, जिस दिन आपके पास पैसा होगा, थोड़ा पैसा आप कमाओगे, बहुत सारा पैसा कमाओगे, थोड़ा सा खर्च करोगे, फिर पैसा बचाओगे, फिर उस बचे हुए पैसे का क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट। उस मनी का मैनेजमेंट करना ही इस सब्जेक्ट का काम है। दैट इज एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। थोड़ा और अच्छे से हम डिफाइन करते हैं। इट इज, या ऐसा लिखें, एफएम इज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब कलेक्शन ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव utilization. Procurement of funds and its effective utilization. एफएम में आपको पता है क्या करना है? अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर बन जाएं, तो आपको उस कंपनी के लिए दो काम करना है: पैसा लाना है और उस पैसे को खर्च करना है। पैसा लाओ और उस पैसे को लगाओ, बस यही एफएम है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, कलेक्शन ऑफ फंड, कहां से लाऊं, कितना लाऊं, कब लाऊं, कैसे लाऊं। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इस पैसे को कौन से बिजनेस में लगाऊं, कौन से बिजनेस में न लगाऊं, है ना। यही एफएम का, फाइनेंस मैनेजर का काम है। सही जगह से पैसा लाना और सही जगह पर उस पैसे को लगा देना।
सर मैं पैसा लाया हूं, वो एक भाई साहब हैं मुन्ना भाई, उनसे लोन लेकर के आया हूं मैं। नहीं तो आप बहुत गलत सोर्स से पैसा लेके आ गए। पैसा कहाँ से लाऊं इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं से आप पैसा लाए और उसका ब्याज बहुत ज्यादा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, तो बहुत आपके सरदर्द बन जाएगा, ये गले की घंटी बन जाएगी। अगर आप अ, कहीं से पैसा लाए हो, जैसे आप इक्विटी शेयर्स इश्यू करके फंड रेज किया है, शार्क टैंक में देखते हो ना, देखा कभी शार्क टैंक? वो एंटरप्रेन्योर आते हैं और अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, और शार्क्स उनको, जजेस जो होते हैं वो उनको पैसा देते हैं, वहां से वो फंड लेके जा रहे हैं। उस पैसे को वापस करने का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो तो इक्विटी शेयर्स है। सुना है ना आपने, इक्विटी शेयर्स रिडीमेबल नहीं होते। वो तो एक बार पैसा आ गया तो फिर अगर कंपनी बची तो बचेगा, और नहीं बची तो खत्म हो जाएगा। पर इक्विटी शेयर इश्यू कर दो तो एक समस्या भी है साथ में, कि अब वो लोगों को कंपनी के सारे मैटर्स में बोलने का राइट आ जाएगा। जब भी कंपनी कोई डिसीजन लेगी, आपको पता ना इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, उसमें रेजोल्यूशन पास होता है, ये लोग भी आएंगे, ये भी वोट करेंगे, हर बात में इनको बीच में बोलने का राइट हो जाएगा। लोन लेके आओ तो ये सरदर्द की लोन चुकाना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, नहीं कमाया तो ये लोग मेरी जान ले लेंगे। इक्विटी शेयर में वो वाला टेंशन नहीं है, पर दूसरा वाला टेंशन है कि अब ये भी मेरे साथ कंपनी के मालिक बन गए, कल को पता पड़ा इनके पास ज्यादा शेयर आ गए और मेरे पास कम बचे, तो ये लोग मुझे कंपनी से बाहर ही कर देंगे। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं कहां से कितना पैसा लाऊं बिजनेस करने के लिए। एंड देन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि मैं इस पैसे को कहां पर लगा दूं। अगर आपने गलत प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा दिया और उस बिजनेस को आप ढंग से नहीं चला पाए, तो बाइजूस हो जाओगे आप। टेक में पैसा लगाया उन्होंने, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, और एक टाइम पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस ऐसा बूम कर रहा था कि सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट मतलब बेहतरीन दाम में खरीदे बेचे जा रहे थे। आज की तारीख में वो सिचुएशन नहीं है। गलत धंधे में पैसा लगा दिया, बर्बाद हो जाओगे। सही धंधे में पैसा लगाया तो एक के चार कर लोगे, राइट। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि मैं जो पैसा लाया हूं उस पैसे को कहां पर यूज करूं, यही फाइनेंस मैनेजर के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब आगे लिखो आप, ऑब्जेक्टिव ऑफ, डेफिनेशन तो हमने पढ़ी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। अब आप लिखो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। जीवन में बिना ऑब्जेक्टिव के तो हम कोई काम करते ही नहीं है। क्यों आ गए आज आप यहाँ पे, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? पास हो गए, जाओ दुनिया घूमो, पार्टी करो, घर पे सो आराम से। यहाँ क्यों आए, कोई ऑब्जेक्टिव है? मम्मी ने भेज दिया सर घर से। अरे बताओ, कमान यार, आप काफी हेजिडेंट हो, नहीं ऐसे बोलो आराम से, कोई टेंशन थोड़ी है। क्यों आए हो यहाँ पे? सही जवाब नहीं चाहिए मुझे, जवाब चाहिए बस। आगे की प्रिपरेशन के लिए, मतलब आप सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करना चाहते हो, अपीयर भी होना चाहते हो क्या एग्जाम में एक दिन, जनवरी 2026 में पास भी होना है क्या आपको? क्या आप में से कितने लोगों का ऑब्जेक्टिव इंटरमीडिएट को पास करना है? फेल करने वालों को बाद में हाथ उठाऊंगा मैं। ओके, अच्छा, सब पास होना चाहते हैं, हद हो गई यार ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, बिना वजह तो आप कोई काम कर नहीं रहे हो, राइट। हर सब्जेक्ट का भी अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। अकाउंट्स, अकाउंट्स का पता है ऑब्जेक्टिव क्या है? टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। परफॉर्मेंस पता चलती है P&L से, पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट से। कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका भी अपना एक ऑब्जेक्टिव है, टू कैलकुलेट कॉस्ट, पता तो चले कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इसमें कॉस्ट कितनी आ रही है। टू कंट्रोल कॉस्ट, कि भाई कॉस्ट को क्या करो, कम करो। एंड टू, कम करो मतलब कंट्रोल करो, जो आपने लिमिट तय करी है उसके अंदर अंदर रखो। एंड टू रिड्यूस कॉस्ट, फिर फाइनली उस कॉस्ट को रिड्यूस करो। ये ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का। तो ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी क्या होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव, दैट व्हाट डू वी वांट टू अचीव थ्रू दिस सब्जेक्ट। तो लिखें, there are two theories
as follows. Number one is profit maximization theory. Number two is wealth maximization theory. अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स बता दिए एफएम के. तो पहला हम पढ़ते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी. ये थ्योरी कहती है ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. तो आपको अगर किसी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट कर दें तो सुबह घर से क्या सोच के निकलना है कि आज मैं ऐसे डिसीजंस लूंगा जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़े, चाहे जो करना पड़े, पर मेरा डिसीजन इस बात पे बेस्ड होना चाहिए कि इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है. इनफैक्ट हम लोग भी मोटे मोटा ऐसे ही सोचते हैं. कोई भी काम करने को आपको बोलो तो आप बोलते हो इससे क्या फायदा. आपको बोलो कोई एक काम करो, इस बिल्डिंग के ऊपर नीचे 10 बार सीढ़ियां चढ़ो उतरो, तो आप बोलो भाई क्यों करूं मैं ऐसा, ऐसा करने से क्या फायदा. तो अगर आपने 10 बार सीढ़ियां चढ़ी उतरी तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा. है कोई तैयार? 5 मंजिल की बिल्डिंग है. हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट? बाकी लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 10,000 बहुत होते हैं सिर्फ 10 बार सीढ़ियां चढ़ने उतरने के लिए. राइट? ओके. तो मतलब हमारा तो हमेशा सोच एक ही होता है ना कि ऐसा करने से क्या फायदा. कुछ फायदा हो तो मैं काम करूं, और कोई फायदा ही नहीं हो तो फिर काम करने का कोई सेंस ही नहीं है. तो फाइनेंस मैनेजर को भी सारे डिसीजन कैसे लेने होते हैं कि उसके डिसीजन की वजह से जब उसके डिसीजन पे काम किया जाए तो प्रॉफिट हो, बल्कि प्रॉफिट बढ़े, बल्कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए. ओके. लेकिन आप लिखें बट दिस थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड. देखो एफएम के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं. एफएम डिसीजन मेकिंग का सब्जेक्ट है. अकाउंट्स आप पढ़ते हो तो जो अकाउंट्स का पिनाकल है, सबसे टॉप काम, कुछ भी कितनी भी उठा पटक कर लो, आखिरी में बनेगी बैलेंस शीट. चाहे जो पढ़ लो आप, आज तक आपने जो पढ़ा अकाउंट्स में, उससे अल्टीमेटली बनेगी क्या? बैलेंस शीट. फुल स्टॉप. उसके आगे कुछ नहीं होगा. वो टैली होगी तो बहुत खुशी होगी आपको, अरे वाह बैलेंस शीट टैली होगी, बात खत्म. कोई डिसीजन उसमें लिया ही नहीं जाता है. अकाउंट्स इज अ पोस्टमार्टम एनालिसिस. पोस्टमार्टम मतलब जब कोई मर जाए तब उसकी बॉडी को फाड़ करके और ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर मौत का कारण क्या है, कितनी बजे मरा, कैसे मरा, एटसेट्रा. अकाउंट्स में यही तो होता है. साल खत्म हो जाए, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी, उसके बाद पीएनएल होगा, उसके बाद ऑडिट होगा, फिर देखेंगे ओ तेरी लॉस हो गया इस साल. जब ये लॉस हो रहा था या होने वाला था तब उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई, है ना. इट्स अ पोस्टमार्टम एनालिसिस. अकाउंट्स हिस्ट्री में जीता है. कॉस्ट अकाउंट प्रेजेंट में रहता है कि अभी कॉस्ट शीट बनाओ, अभी फैक्ट्री में क्या चल रहा है, अभी स्टोर्स कार्ड बनाओ, अभी बिन कार्ड बनाओ, आज क्या चल रहा है उसमें चलता है. या थोड़ा बहुत बजटिंग भी होती तो आगे 4-6 महीने की.
लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा फ्यूचर में जीता है। पूरे एफएम सब्जेक्ट में वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट पास्ट, विल ऑलवेज बी टॉकिंग कि अगले साल क्या होगा, 5 साल में क्या होगा, आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, हर साल क्या होगा। उसके हिसाब से आज मुझे क्या करना चाहिए कि मैं उन सब बातों का फायदा उठा सकूं। तो आज मेरे सामने 1, 2, 3, 4 रास्ते जा रहे हैं, तो मैं दूर तक देखूंगा इस रास्ते पे यहां क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, आखिर तक का रास्ता मुझे दिख जाएगा। फिर मैं बोलूंगा अरे ये रास्ता बेस्ट है, इस रास्ते पे मुझे चलना चाहिए। हम फ्यूचर देखते हैं और उसके हिसाब से आज डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने के लिए हमेशा आगे ही देखना पड़ता है, पीछे देख करके डिसीजन यूजुअली नहीं लिए जाते। टू व्हीलर चलाते आती है आपको? कितने लोगों को नहीं आती? आई एम श्योर सबको आता है ना। तो जब आप टू व्हीलर ड्राइव करते हो तो आप कंटिन्यूअसली डिसीजन लेते हो, आपको पता ही नहीं आप डिसीजन ले रहे हो। कब एक्सेलरेट करना है, कब ब्रेक लगाना है, कब बिना हाथ दिए मुड़ जाना है अचानक से, राइट। तो डिसीजन ले रहे हो, और डिसीजन लेते समय आप कहां देख रहे हो? आगे, पीछे नहीं। आपने देखा कि वो काउंटडाउन, आप चले आ रहे हो चौराहे की तरफ, सिग्नल ग्रीन है, आप थोड़ा दूर हो चौराहे से और वो चल रहा है 5, 4, 3 भाव, इसके भले कि 2, 1, 0 हो, मुझे उसको कैसे भी करके क्रॉस कर जाना है। तो ये आगे देख करके डिसीजन आता है, फ्यूचर में देखने से ही सही डिसीजन आते हैं। अब आज एक काम करना, आप मतलब करना मत, सिर्फ ऐसे सोचना, एक्चुअली मत करना कि ऐसे टू व्हीलर चला पीछे देखते हुए कि क्या निकल गया, तो आप भी पास्ट हो जाओगे फिर। एफएम पूरा सब्जेक्ट फ्यूचर में देखने वाला सब्जेक्ट है। तो आपको डिसीजन मेकिंग, मतलब ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी क्या बोलती है, डिसीजन लेना है ना एफएम में, ऐसे लो जिससे आपका फ्यूचर में प्रॉफिट क्या हो, बढ़े। तो आप लिखो, बट दिस थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। सबसे ज्यादा मजा लाइफ में किसी चीज में आता है ना, वो बुराई करने में आता है। कोई भी 2 लोग मिल जाओ और तीसरे को लपेटो। तो चलो हम यही कर रहे हैं, आप और वो मैं मिल जाते हैं और इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी की बुराइयां करते हैं, बड़ा मजा आएगा। बुराई नंबर 1, इट डज नॉट डिफाइन द वर्ड प्रॉफिट। थ्योरी ने कहा प्रॉफिट बढ़ाओ, अरे भाई तो प्रॉफिट होता क्या है सर? सेल्स माइनस कॉस्ट करो तो प्रॉफिट आ जाता है। अरे तो कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कि नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इकोनॉमिस्ट वाला प्रॉफिट या अकाउंटेंट वाला प्रॉफिट, दोनों अलग होते हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, प्रॉफिट कई तरह के होते हैं, इसमें बताया ही नहीं है कि हम कौन से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं। तो सर अब सब बढ़ाओ, सारे बढ़ाओ, उसमें क्या है? ऐसे डिसीजन लो कि सारे प्रॉफिट बढ़ जाए? नहीं भाई, सारे थोड़े बढ़ पाते हैं, कभी कभी इन प्रॉफिट्स में इनवर्स रिलेशन होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। अभी रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, कैंपा। कैंपा एनर्जी का एड देख लिया आपने? कैंपा कोला एक बहुत पुराना ब्रांड हुआ करता था, कई सालों से बंद पड़ा था। कोको कोला जब इंडिया में नहीं होता था तब कैंपा कोला होता था। रिलायंस ने कैंपा खरीद लिया छोटे से पैसे देके ब्रांड, और वो इस तैयारी में है कि पूरा देश रंग देंगे अब वो कैंपा कोला से, और जो पेप्सी और कोको कोला की प्राइस है उससे कम प्राइस पे बेचेंगे। उनके आने के फियर से ही पेप्सी अपनी प्राइस कम कर चुका है पहले ही। सर कम प्राइस पे बेचेंगे तो उनको फिर लॉस हो जाएगा। रिलायंस जियो, आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, फ्री फ्री फोन लगाओ, कमर तोड़ देगी,
वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल ऐसे घायल पड़े सड़क पे, क्या क्या हुआ ये हमारा। लोग फ्री फोन लगाने के चक्कर में सब शिफ्ट हो गए। बीएसएनएल तो बर्बाद ही हो गया बेचारा, कई सारी टेलीफोन कंपनियां बंद हो गई। फ्री दिया, सरकार को बोला अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, 1.5 साल से हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग की बराबर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, इसलिए ये क्या चल रहा है, फ्री। लॉस उठाया जबरदस्त, 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर डाला सारे टावर्स और बाकी के बिजनेस के अंदर, और जनता से 1 रुपया नहीं ले रहे। और जब बाजार की साफ सफाई कर दी और थोड़े से प्लेयर बचे, तब वो नॉमिनल प्राइस के ऊपर लाए और फिर अब धीरे धीरे प्राइस बढ़ाते चले जा रहे। तो शॉर्ट टर्म में लॉस खाओ तो जाके लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा सकते हो ना यार। आप बोलो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बढ़ाओ तो लॉन्ग टर्म में खत्म हो जाओगे आप। तो कौन सा प्रॉफिट बढ़ाओ यहां पर पता चल ही नहीं पा रहा है, इसलिए ये थ्योरी तो अच्छी नहीं है। दूसरा, चलो मैं आपको एक ऑफर देता हूं, पहले ऑफर सुन लो। 2 चॉइसेस है आपके पास, डिसीजन मेकिंग का सब्जेक्ट है आज, ये आपके डिसीजन लेने की ताकत को समझ लेते हैं। ये जो टेबल जिस पे आपकी कॉपी रखी है, आपको करना है क्या है, इसके ऊपर चढ़ना है, खड़े होना है, जूते उतार के, फिर यहां फ्लोर पे कूदना है। 500 रुपए मैं आपको दूंगा, वर्सेस दूसरी चॉइस, 5th फ्लोर पे जाना है, नीचे जंप मारना है, 600 रुपए, 600। कम ऑन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी बोलेगी प्रॉफिट बढ़ाओ, 500 छोटा होता है और 600 बड़ा होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको 5th फ्लोर से जंप मारना चाहिए। आदित्य बोल रहा है ऑप्शन 1, ऑनलाइन से एक जवाब आया, बताओ ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। यार तो फिर क्यों, मतलब रिस्क। हाँ, इट डज नॉट कंसिडर रिस्क। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी रिस्क पे ध्यान ही नहीं देती, प्रॉफिट बढ़ाओ प्रॉफिट बढ़ाओ। अरे इस चक्कर में प्रॉफिट तो हुआ डबल और रिस्क हो गई 4 गुना, बर्बादी हो गई मालूम पड़ा आप उसमें। इट डज नॉट कंसिडर रिस्क। अरे इंडिगो बोले प्रॉफिट बढ़ाओ, पायलट को बोल दे कि देख भाई रनवे पे जगह नहीं भी हो तो उतार ले, तो सारा साइड से इधर उधर करके। ये ट्रैफिक कंट्रोल तेरे को बोल रहा रुक जाओ अभी रनवे पे जगह खाली नहीं है, एक चक्कर लगा के आओ 10 मिनट का। अरे भाई फ्यूल जलता है एक चक्कर 10 मिनट का, ऐसा मत कर, तू तो थोड़ा साइड में जगह देख के उतार ले। नहीं ऐसे कर सकते ना यार, रिस्क है ना, तो लॉ का वायलेशन भी वो तो एक अलग चीज है, बट क्या है, रिस्क है। रिस्क, रिस्क थोड़ी बढ़े और रिटर्न ज्यादा बढ़ जाए तो रिस्क लेना बनता है, कि रिस्क बढ़ी 10% और रिटर्न बढ़ गया 50%, तब तो फिर उतनी रिस्क लेना बनता है। पर रिस्क 4 गुना हो जाए और रिटर्न जरा सा फुद्दू सा बढ़ जाए, तो फिर तो हम ऐसी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेंगे, राइट। इट डज नॉट कंसिडर रिस्क, इस थ्योरी की बुराई है। फिर लिखो, अच्छा एक ऑफर और दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट डिसीजन लेते जाओ यार। आप देखो, मैं आपको 5,000 रुपए आज दे देता हूं, या आज मत लो, आज मत लो पैसे मुझसे, 10 साल बाद ले लेना, तब मैं आपको 6,000 दूंगा। तो 6,000 बड़ा होता है यार, बट देर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा था ना फाउंडेशन में, उसको ध्यान दोगे तो ये आज के 5,000 ब्याज चढ़ा के शायद 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, और 20,000 के सामने 6,000 मिल रहे हैं, तो ये तो नुकसान है, राइट। ये थ्योरी, अरे अकाउंट्स में आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान ही नहीं देते हो। रिजर्व्स का बैलेंस चल रहा था 200 करोड़, इस साल प्रॉफिट कमाया 50 करोड़, वो 200 करोड़ का डेबिट पढ़ाई, सॉरी क्रेडिट पढ़ाई था, उसमें और 50 जोड़ के 250 कर देते हो। ये तो देखो, ये पुराना है ये नया है, दोनों की टाइम वैल्यू अलग अलग है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, 20 साल पुरानी लैंड पड़ी थी, इस साल लैंड खरीदी, वो भी उसमें जोड़ दी। अरे ऐसे किससे जोड़ दी, वो लैंड 1 करोड़ में खरीदी थी, आज उसी के बराबर एक लैंड 100 करोड़ में खरीदी, और तुम्हारा लैंड अकाउंट 101 करोड़ बता रहा है। दोनों मिक्स हो गई आपस में, एक बहुत पुरानी लैंड एक आज की। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहां है, उसको तो कंसिडर कर ही नहीं रहा है अकाउंट्स और प्रॉफिट। इट डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
ध्रुव बोल रहा है जी पे कर दो। ध्रुव, वो ऑफर सिर्फ उन्हीं के लिए था जिनकी फीस फुल्ली पेड है। ओके, इट डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिर चौथा आप लिखो, इट इज नॉट suitable to the not for profit, it is not suitable to the not for profit organizations। मतलब क्या है, एफएम तो हर उस आदमी को यूज करना पड़ता है जिसके पास पैसा आता है और जाता है। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इट्स मनी मैनेजमेंट। जिसके पास मनी आती है मनी जाती है उसको एफएम यूज करना पड़ेगा। अब आईसीएआई है, आईसीआई अपना बहुत बड़ा करोड़पति है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की प्रॉपर्टी है आईसीआई के पास। इतने सारे शहरों में लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू, उसके बाद हजारों करोड़ की एफडियां हो रखी है उनके पास में, वो अलग है ना। तो ऑब्जेक्टिव आपका, अगर आईसीआई बोले कि भाई इतना पैसा है तो एफएम लगाना पड़ेगा, आप तो एक फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट करके इस मनी को मैनेज करना पड़ेगा। और फाइनेंस मैनेजर तो पढ़ के आया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। तो उससे पूछा भैया कैसे डिसीजन लें, बोले यार पेपर टफ सेट करो, बच्चे फेल होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो फिर एग्जाम फीस दें और फिर उसके बाद अगली बार एग्जाम फीस दें। और हर बच्चे पे हर साल अपने 500 1000 रुपए बचते हैं, तो मतलब इसको फेल करते जाओ खूब पैसा कमा। नहीं यार, तो गड़बड़ हो जाएगी। आईसीआई का तो मोटिव प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। आईसीआई का मोटिव तो है, वो एक वल्चर बैठा है ना लोगों के अंदर, देखा तुमने? अरे एक पक्षी बैठा हुआ देखा आईसीआई के लोगों में? गरुड़ है वो। उसमें नीचे हाफ राउंड में लिखा है ये एशु सुप्तेशु जागृति। दैट्स द मोटिव ऑफ आईसीआई, नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब तो एफएम का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर दोगे तो आईसीआई कैसे एफएम यूज करेगा? एफएम तो उनके काम का सब्जेक्ट है, उसके बिना उनका इतना करोड़ों की संपत्ति मैनेज नहीं हो सकती। नेक्स्ट, इट डज नॉट कंसिडर सोशल responsibilities of a business। कपिल भाई पूछ रहे हैं सर उसका मतलब। अरे कपिल, किस बारे में आपने पूछा था, थोड़ा स्पेसिफाई करो। सर हमारा तो प्रॉफिट मोटिव है, हमारे ऊपर तो एफएम सूट करेगा ना। हाँ बिल्कुल करेगा। कोका कोला, पेप्सी, फेंटा, मिरिंडा। अभी 2 दिन पहले ही न्यूज़पेपर बता रहा था, दैनिक भास्कर, कि मलेशिया में कोक में जितनी शुगर होती है उसकी 4 गुना इंडिया में होती है। अगर आप कोक पी रहे हो तो वो कुछ भी नहीं है, कलर्ड वाटर है जिसमें ढेर सारी शक्कर है। शक्कर भी नहीं है, सबसे खास बात, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है जो शक्कर से ज्यादा खतरनाक होता है। और उसमें कैफीन है, और उसमें केमिकल है जो उसके कलर को काला या व्हाटएवर कलर देता है। और बाकी तो उसके अंदर सोडा है। अब उसमें उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे पी कर फायदा हो जाए, और उसमें सब कुछ ऐसा है जिससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। सर थोड़ी शक्कर कम कर दे यार, वो लोग भी क्या कर रहे हैं यार, तो फिर टेस्ट नहीं बचेगा ना उस ड्रिंक में। वो लत देखो, शुगर एक एडिक्शन होता है, जैसे ड्रग्स का एडिक्शन होता है ऐसे शुगर का भी होता है। तो सर ये देश भर की युवा बड़ी, इनकी तो हालत खराब हो जाएगी, जितने बच्चे बूढ़े जवान पी रहे हैं कोक। तो मुझे क्या करना, मुझे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो बुरा लगा ना सुन के ऐसे, बट हर कोई ऐसे ही सोचेगा तो सब एक दूसरे का क्या कर रहे होंगे, हम इनफैक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर कर रहे हैं। अगर आप एफएम को ही अपना कोर ऑब्जेक्टिव बना लोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, सारी दुनिया एक दूसरे का गला काटने पे आ जाएगी, कर ही रही है फिलहाल वही। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, हर किसी को परवाह है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट की। तो ये अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओके सर, तो यार मतलब कंक्लूजन ये आया कि ये तो बहुत खराब थ्योरी है, तो फिर अब हम तो एफएम में दिशा विहीन हो गए।
हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं बचा है ना। दूसरी थ्योरी अपने पास, इसकी इतनी बुराइयां इसलिए करी क्योंकि इसको लेके आ रहे हैं अपन अब। तो एफएम का ऑब्जेक्टिव क्या है, लिखो। अब हम दूसरी थ्योरी लिखते हैं। हम्म, कपिल, वो लोगों का मीनिंग वही है जो उसमें मैसेज लिखा, वो पुराण से लिया गया है, गरुड़ है वो। और ये यीशु सुप्तेषु जागृति का मतलब है ये सोए हुए को जगाता है। हाँ सर, जल्दी उठना ही पड़ता है हमको। अज्ञान के अंधकार में सोए हुए लोगों को ज्ञान के प्रकाश में जगाता है, काइंड ऑफ। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन। ओके, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, ये थ्योरी बोल, देखो क्या बोलती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम इज टू maximize wealth here। wealth means total market value। और उसका अगर मैं एक फॉर्मूला लिखूं तो टोटल मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ऑब्वियसली हम एक कंपनी की वेल्थ की बात कर रहे हैं, बाकी क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज्यादा वेल्थ है ना, वो प्रोप्राइटर पार्टनर्स के पास नहीं है, वो सारी दुनिया भर की वेल्थ कंपनीज के पास में है। आप देखो कि भाई मुकेश अंबानी जी हिंदुस्तान के सबसे रईस आदमी हैं, तो जो भी उनकी वेल्थ है, अभी एग्जैक्ट डेटा तो मेरे दिमाग में नहीं है, बट शायद 8 लाख करोड़ रुपए समथिंग। 8 लाख रुपए नहीं बोला, 8 करोड़ भी नहीं बोला, 8 लाख करोड़ रुपए। जैसे 1 करोड़ होते हैं ना, ऐसे 5 करोड़ होते हैं, फिर ऐसे 500 करोड़ होते हैं, फिर ऐसे 800 करोड़ होते हैं, फिर ऐसे 8 हजार करोड़ होते हैं, फिर ऐसे 80 हजार करोड़ होते हैं। ऐसे कितने करोड़ होते हैं? 8 लाख करोड़ रुपए। उतनी वेल्थ है उनके पास, उन्होंने अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज कर ली। तो 8 लाख करोड़ रुपए, हाँ सर, वो उन्होंने एंटेला के नीचे तहखाने के अंदर सोने की सिल्लियां चट्टाने बिछा रखी होगी, या उनके पास डायमंड का पेड़ लगा हुआ होगा एक पूरा, या कार होगी इतनी उनके पास, इतनी कार्स होगी। नहीं 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 नहीं, वो सब है उनके पास, ये जो मैं बोल रहा हूं, पर वो 10-20 हजार करोड़ रुपए का होगा। जो बचे हुए 7.5 लाख करोड़ रुपए हैं, वो किस फॉर्म में है? शेयर्स। क्योंकि उनके पास क्या है? शेयर्स। कौन सी कंपनी के? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, और उस ग्रुप की दूसरी कंपनीज के। तो दुनिया भर के जो सबसे रईस लोगों के नाम आप सुन रहे हो, वो इसलिए रईस नहीं कि उनके पास जमीन है, सोना है, चांदी है। नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए रईस है क्योंकि उनके पास शेयर्स है। तो वेल्थ की बात हम मोस्टली कंपनीज के रेफरेंस में ही करते हैं। तो वेल्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है? मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऐसे करके, और क्या निकल आती है? वेल्थ। तो एज ए फाइनेंस मैनेजर आपको हर डिसीजन ऐसे लेना है जिससे कंपनी के शेयर का भाव, उसकी वैल्यू क्या हो, बढ़ जाए। तो कंपनी के शेयर की प्राइस यानी कि वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करती है, वो मैं आपको बताता हूं।
कंपनी के शेयर की वैल्यू या किसी भी चीज की वैल्यू दो बातों पे डिपेंड करती है। लिखो, वैल्यू इज इक्वल टू परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस। वैल्यू इज इक्वल टू परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस। शेयर की वैल्यू हो, चाहे बिल्डिंग की वैल्यू हो, चाहे व्हीकल की वैल्यू हो, चाहे गाय भैंस बकरी की वैल्यू हो, चाहे आपकी वैल्यू हो, चाहे मेरी वैल्यू हो, सब इसी फॉर्मूला से निकलती है। वैल्यू इज इक्वल टू परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो कि लोग मेरी इज्जत करें, मुझे, अरे वाह, क्या नाम है आपका, महक, लोग देखें बोले अरे वाह महक आ रही है, क्या बात है, ऐसे उठ करके खड़े हो जाएं, सल्यूट मार दें, या कम से कम ढंग से ग्रीट करें, अच्छे से मिलें, बात करें। आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो ना, आप निकल जाओ सड़क पे, कोई लोग देखने के लिए रुकते ही नहीं आप, और मोदी जी निकल जाए तो पहले ट्रैफिक रुक जाए। ठीक है, तो अब वैल्यू बढ़ानी है आपको, तो दो रास्ते, या तो आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा लो, थोड़ी वैल्यू तो अभी अभी ताजी ताजी इज्जत बढ़ गई होगी ना आपके घर में, रिश्तेदारों में, है ना, एकदम ऐसे। अभी तक कोई पूछ रहा था क्या कर रहे हो, अरे बोले अभी तो सीएच शुरू करा, बोले हाँ कई करते हैं। अब थोड़ी सी इज्जत क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि आपने परफॉर्म किया। सोचो आप सीए इंटरमीडिएट, बोथ द ग्रुप्स, फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑल इंडिया रैंक 1, ऐसी परफॉर्मेंस दे दो, फिर क्या होगा, वैल्यू एकदम से शूट अप। लोग आपके आगे पीछे रैंक खरीदने के लिए भाग रहे होंगे, क्या आप तो बोल देना कि हमारी क्लास से पढ़े थे, ऐसा मत करना आप। हाँ, तो ऐसा मतलब साइंस क्लासेस में तो बहुत जबरदस्त चलता है, कॉमर्स क्लासेस में भी कुछ चलने लगा आजकल इस तरह से, मतलब टीचर्स और मतलब जो फूफा जी भी इज्जत नहीं दे रहे थे वो भी देने लग जाएंगे आपको, हर तरफ आपकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस अच्छा दिया। परफॉर्मेंस अच्छा दो तो वैल्यू बढ़ती है। या फिर अपनी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ सकती है तो लोग जो अपने से एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो कम करवा दो। आप पहले ऐसा माहौल बना दो, अरे मेरी तो बहुत खराब पढ़ाई चल रही थी और बहुत मुश्किल लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। आप देखना आपके आसपास भी आपके कभी स्कूल टाइम पे कोई ऐसे दोस्त नहीं रहे जो रोते हुए पाए, खूब पढ़ाई करते चुपचाप चुपचाप और पब्लिक में रोते हुए पाए जाते, अरे मैं तो सब भूल गया, मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही, मैं तो फेल हो जाऊंगा। आपको तब क्या बोलना था, आमीन। तो मतलब इवेंचुअली वो माहौल बना रहे हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, है ना। फिर आप भी बोल दो घर पे मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही है, जानबूझ के नकली रोने लग जाओ कि अरे आंसू आंसू बहाने लग जाओ, जा रहा हूँ छत पे, मैं तो ऊपर टॉप फ्लोर पे है। फिर मम्मी समझा रही नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं है, ये तो ऐसे छोटी मोटी एग्जाम में सब चलता रहता है। एक्सपेक्टेशन क्या हो गई, लो, और फिर उसमें अगर आप पास हो गए तो एक्सपेक्टेशन तो थी ही नहीं, अरे वाह सरप्राइजिंगली आप तो पास हो गए, तो वैल्यू विल शूट अप। या तो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा लो या लोगों की एक्सपेक्टेशन कम कर लो, या तो कंपनी अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा ले और इतना पैसा कमाए और बम्पर डिविडेंड बांट दे कि मजा आ जाए, या एक्सपेक्टेशन कम करे। एक्सपेक्टेशन कैसे कम करना वो भी मैं बताता हूं, परफॉर्मेंस के बारे में भी बताता हूं। आयुष पूछ रहा है सर शेयर के वैल्यू डिमांड सप्लाई पे चलता है ना, बिल्कुल सही बात है कि ऑन द फेस ऑफ इट तो ऐसा ही लगता है कि अरे शेयर की डिमांड बढ़ गई इसलिए इसकी प्राइस बढ़ गई, पर पता है डिमांड क्यों बढ़ गई। आपको क्या लगता है कि कल का मैच जीतने के बाद में विराट कोहली और रोहित शर्मा को ज्यादा ब्रांड्स अप्रोच करेंगे क्या कि हमारा एडवर्टीजमेंट कर दो, व्हाट डू यू से। हार जाने के कंपैरिजन में हम जीत गए, वर्ल्ड चैंपियन बन गए, तो आपको क्या लगता है कि जो क्रिकेटर्स की टीम थी उनको पहले से ज्यादा ब्रांड अप्रोच करेंगे ना, तो उनकी डिमांड क्या हुई, बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ेगी तो बोलेंगे यार मैं इतने ऐड थोड़ी कर सकता हूँ यार, मेरे पास उतना टाइम नहीं, मेरे को आईपीएल भी खेलना है, प्रैक्टिस भी करनी है, फिटनेस पे भी ध्यान देना है, उतना टाइम नहीं है, तो मेरे पास टाइम तो लिमिटेड है, तुम लोगों की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, तो प्राइस उनकी क्या होगी एंडोर्समेंट की,
बढ़ जाएगी। पर डिमांड बढ़ी क्यों है वो देखो ना, परफॉर्मेंस। यही अगर सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचते और बुरी तरह से बिट के बाहर हो जाते, तो उस चेहरे को कोई भी अपने एडवर्टीजमेंट पे रखना ही नहीं चाहता। डिमांड कम हो जाती, डिमांड बढ़ने की वजह ही है परफॉर्मेंस। ओके, तो परफॉर्मेंस। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हम जब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो पास्ट परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है, ये फ्यूचर परफॉर्मेंस है। आपको ऐसा फ्यूचर वर्ड जोड़ने की जरूरत नहीं, पर ऐसे ध्यान रखो आप, पास्ट परफॉर्मेंस पे किसी की आज की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। सब किस पे डिपेंड करता है? फ्यूचर परफॉर्मेंस पे। किसी का बहुत ही खराब पास्ट रहा है, 10th में 2 बार फेल, 12th में 3 बार फेल, आज की तारीख में जेब में 100 रुपए भी नहीं है उसके, और वो बंदा मिल गया और मैंने कहा, भाई क्या कर रहा है यहाँ, भागे से, कौन है तू? बोले कुछ नहीं भैया, अभी तो ये सब था, पहले फेल हो गया, फिर फेल हो गया, फिर मैंने आईएएस की तैयारी करी और अभी अभी पास हो गया हूँ, ऑल इंडिया रैंक 10th के साथ में। भाई साहब, 10th फेल 3 बार, भाई यहाँ से। खराब पास था ना, भगा दोगे ना इसको कि दोस्ती करोगे? क्यों भाई, 3 बार 10th फेल है, क्या ऐसे लोगों से बात करनी? फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि अब ये भाई साहब की ट्रेनिंग होगी, फिर पोस्टिंग होगी, फिर इनके पास पावर होगी, और अगर ये मुझे जानते होंगे तो मेरे कुछ काम करवा पाएंगे। फ्यूचर, इट्स नॉट अबाउट पास्ट परफॉर्मेंस, इट्स ऑलवेज अबाउट फ्यूचर परफॉर्मेंस। जिस भी कंपनी के बारे में लोगों को लगता है कि फ्यूचर इसका ब्राइट होने वाला है, उसके शेयर के भाव क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। और लगता है कि फ्यूचर खराब होगा तो शेयर के भाव क्या होते हैं? गिरे जाते हैं। एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन के बारे में आपको बताता हूं। एक तो फोरकास्टेड परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे लगता है ये कंपनी अगले साल 1,000 करोड़ रुपए कमाएगी, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये फोरकास्टेड परफॉर्मेंस है। एक्सपेक्टेशन डिपेंड करती है रिस्क पर। एक्सपेक्टेशन का आपकी परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। एक्सपेक्टेशन इंडिपेंडेंटली किस पर डिपेंड करती है? रिस्क पर। जैसे बैंक में आप एफडी करते हो, 6-7% ब्याज मिलता है, जबकि शेयर बाजार में अगर आप शेयर खरीद लो तो 15-20% का रिटर्न मिल जाता है। तो जो देश भर के लोग लाखों करोड़ की एफडीआं करा के बैठे हैं, पागल हैं सब, बेवकूफ। जब 15% मिल रहा है तो कहां 6% में सेटल हो गए? गलत है ना ये सब लोग? क्यों 6% में खुश है ये लोग? रिस्क नहीं है ना। एसबीआई में एफडी कर दी तो रिस्क ऑलमोस्ट क्या हो गई? 0। तो 6-7% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन में भी वो खुश हैं। लेकिन यही अगर शेयर खरीद लो तो आज भाव ऊपर, अभी पिछले 4-5-6 महीने से तो इंडियन मार्केट की हालत टाइट है। अक्टूबर 2024 के बाद में डाउन 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 जाता ही जा रहा है, गिरता चला जा रहा है बाजार। हर हर महीने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के शेयर बिक रहे हैं। वो पैसा चाइना जा रहा है सब। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनको लगा चाइना ज्यादा ग्रो करने वाला है, हमारे यहां से पैसा निकाल निकाल के वहां ले जाके लगा रहे हैं। इतना भयंकर सेलिंग प्रेशर है कि बाजार गिरता ही चला जा रहा है। तो अब ये बाजार है तो गिर गया, कल को फिर बढ़ भी जाएगा। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। और फिर इस रिस्क को लेने के लिए हम ज्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है? ज्यादा। एक्सपेक्टेशन डिपेंड करती है रिस्क पर। तो एज ए फाइनेंस मैनेजर आपको इस तरह से डिसीजन लेने हैं कि आपका फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़े। प्रॉफिट तो यहां भी है, पर साथ में किसको ध्यान रखो? रिस्क को। या तो आप प्रॉफिट को बढ़ा लो, या तो आप रिस्क को कम कर लो, या प्रॉफिट बढ़ा भी लो, रिस्क कम भी कर लो। दोनों काम एक साथ कर लो तो आपके शेयर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को आप देखें, तो मोदी जी री इलेक्ट होते हैं तो अडानी ग्रुप के शेयर के भाव बढ़ जाते हैं, क्योंकि मालूम है कि हाँ, हम गवर्नमेंट के जो सारे फेवर हैं वो इनको मिलेंगे। तो गवर्नमेंट के फेवर मिलने से प्रॉफिट बढ़ जाता है क्या? हाँ, सारे टेंडर आपके नाम खुल रहे होंगे। जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दूसरे लोगों को नहीं मिलेगी वो आपको मिलेगी, और धंधा करोगे तो प्रॉफिट तो फिर आएगा। फिर अमेरिका वाले बोलेंगे कि अरे अडानी जी ने तो इंडिया में हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत बांटी है, उनके खिलाफ वहां इंक्वायरी बढ़ गई।
इतने में तो वहां की सरकार पलट गई, वहां सरकार ट्रंप की आ गई, और ट्रंप की सरकार आई तो वो कंपनी ही बंद हो गई हिंडनबर्ग, जिसने अडानी पे आरोप लगाया था कि ये गड़बड़ कर रहे हैं। और वहां इंक्वायरी होना तो अब दूर की बात है, सब खेल खत्म। तो आपको कैसे काम करने हैं जिससे या तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, या आपकी इस कंपनी की रिस्क क्या हो जाए, कम हो जाए। रिस्क कम होगी तो लोगों की एक्सपेक्टेशन कम होगी, उससे भी शेयर के भाव बढ़ेंगे और आप ज्यादा अमीर हो जाओगे। यार ये जो एफएम का ऑब्जेक्टिव है ना, ये आपकी लाइफ के ऑब्जेक्टिव से काफी अलाइंड है। किसी दिन रील स्क्रॉल करते हुए कोई धार्मिक प्रवचन मिल जाए आपको, और उसमें आप देखो कि अरे मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ऐसा कभी सुना है क्या आपने? कुछ आइडिया है ऐसा? ऐसा भी कुछ होता है क्या कॉन्सेप्ट? क्या पता। हमारे ऐसी रील नहीं आती सर, हमारी फीड में तो अलग तरह की आती है। तो कभी आप बैठो फुर्सत में और सोचो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। पैदा हुआ हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, नौकरी करूंगा, मर जाऊंगा एक दिन। क्या मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? सोचना आज फुर्सत है, अभी तो ज्यादा क्लास चल नहीं रही, आज घर जाके सोचो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मोक्ष। सर टू डिफिकल्ट टू अचीव, मजा नहीं आया, ऐसा तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है नहीं, लगता नहीं है। आप देख लेना, ये जो पूरी दुनिया दौड़ धूप कर रही है ना, जो मार काट मची हुई पूरी दुनिया में, कंपटीशन है जबरदस्त, ऐसा सबका ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही है। आपका भी है, मेरा भी है। सोच लो आप, आपके कई दोस्त लोग तो मस्तियां कर रहे हैं और आप बैठ के यहाँ खड़े चले जा रहे हो, डिप्रिशिएट कर रहे हो अपने दिमाग को, पढ़े रहे हो सुबह से शाम तक। क्या फायदा? क्या हो जाएगा पढ़ पढ़ के? सीए बन जाऊंगा, फिर देश की सेवा करूंगा। हैं देश की सेवा नहीं करूंगा, फिर मैं क्लाइंट को बताऊंगा कि सरकार से टैक्स कैसे चोरी किया जाए, फिर मैं बताऊंगा एक के दो, दो के चार कैसे किए जाएं, ताकि वो एक के चार हों तो उसमें से एक दो रुपए मुझे भी दे दे फिर वो, और फिर हम साथ में फले फूलें। तो आप देख लो, आपका ऑब्जेक्टिव भी क्या है? धनवान बनना। कितने लोग गरीब बनना चाहते हैं? रेज योर हैंड। ऑनलाइन वाले टाइप करो, हाँ मैं गरीब बनना चाहता हूं, लिखो चलो। कोई नहीं लिख रहा है यार। धनवान तो सभी बनना चाह रहे हैं। ये एफएम का ऑब्जेक्टिव नहीं है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, आपका ऑब्जेक्टिव है ये। तो हम एफएम नहीं पढ़ रहे, एलएम पढ़ रहे हैं, लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ को नजदीक से देखोगे ना, आपको हर जगह एफएम दिखेगा, और एफएम में पारंगत हो गए तो लाइफ में बड़ा काम आएगा। लाइफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट को कल कंटिन्यू करते हैं फिर। थैंक यू, बाय बाय।